अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म हम पढ़ते क्यों हैं। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म हम न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डीएनए। दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए और आरएनए है, इनसे आगे से हमारी प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प करती हैं। तो जब डीएनए और आरएनए ही नहीं होंगे, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, तो सेल प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। तो इसकी पहले ही सिग्निफिकेंस है कि ये सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है कि न्यूक्लियोटाइड्स ना कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं। हमारे जो मेजर हमारे कार्ब्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं ना, जो उनके लिए कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में। फॉर एग्जांपल, जब हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस पढ़ते हैं, उसमें हम यूडीपी यूज़ करते हैं। तो वो यूडीपी जो होता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड ही होता है। तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड कैरियर्स के तौर पे भी काम करते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि ये सेल प्रोलिफरेशन के लिए हेल्प करते हैं। नंबर 2 ये कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं। नंबर 3 तीसरी बात है कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पे काम करते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पे कैसे काम करते हैं, कोएंजाइम ए, एफएडी, एनएडी, एनएडीपीएच, ये सारे क्या हैं। 3 मैंने आपको इसके फंक्शंस बताए हैं। सबसे पहला मैंने बताया आपको कि ये सेल प्रोलिफरेशन, सेकंड कैरियर के तौर पे काम करते हैं, तीसरा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पे काम करते हैं बहुत से कोएंजाइम्स के, ठीक है। कोएंजाइम्स के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पे काम करते हैं। उनमें फॉर एग्जांपल कोएंजाइम ए, एफएडी, एनएडी और एनएडीपी प्लस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, एनर्जी के तौर पे काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं कि ये जो साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी वगैरह होते हैं, सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं और इसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है। तो ये एएमपी और जीएमपी क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स ही है ना, प्यूरीन्स हैं। 6वां इसका रोल है कि ये हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रेगुलेटरी कंपाउंड्स होते हैं बहुत से पाथवेज के लिए, ठीक है। बहुत रेगुलेटरी कंपोनेंट्स होते हैं बहुत से पाथवेज के लिए, और वो कैसे काम करते हैं कि एंजाइम्स को या तो इनहिबिट कर देते हैं या उनको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है कि इसमें शुगर होती है, फॉस्फेट होता है और बेस होती है, ठीक है। बेस में आगे से प्यूरीन्स होती हैं और पायरामिडीन्स होती हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर की बात बता रही थी कि तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना, शुगर होती है, फॉस्फेट होती है और बेसिस होते हैं, ठीक है। शुगर, फॉस्फेट और बेसिस होते हैं। अब ये शुगर है ना, जो वो उसमें आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। जो बेसिस होती है ना, वो तो प्यूरीन्स होती हैं या पायरामिडीन्स होती हैं। और जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, वो एक फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो शुगर होती है ना, इनमें आरएनए में राइबोस शुगर होती है और डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। बेसिस की बात करें तो बेसिस 2 तरह की होती हैं, प्यूरीन्स होती हैं, पायरामिडीन्स होती हैं, ठीक है। प्यूरीन्स कौन कौन सी प्यूरीन्स होती हैं, एजी, ठीक है। एजी से आपने याद रखना है, एजी एडेनिन और गवानीन 2 प्यूरीन्स होती हैं, ठीक है। और आरएनए और डीएनए में ये प्यूरीन्स सेम होती हैं, ठीक है। प्यूरीन्स आरएनए और डीएनए में सेम होती हैं, लेकिन जो पायरामिडीन्स होती हैं ना, वो आरएनए और डीएनए में डिफरेंट होती हैं। अब आरएनए में जो पायरामिडीन्स होती हैं वो साइटोसिन और यूरासिल होती हैं, मतलब जबकि जो डीएनए होता है ना, उसमें जो बेसिस होती हैं पायरामिडीन्स, वो साइटोसिन तो होती है, लेकिन यूरासिल की जगह थायमिन होती है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि पायरामिडीन्स जो होती हैं ना, पायरामिडीन्स वो डिफरेंट होती हैं डीएनए और आरएनए में। इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें फ़र्क सिर्फ थायमीन और इसमें सिर्फ एक फ़र्क होता है। थायमीन में मिथाइलेशन होती है, ये मिथाइल ग्रुप लगा होता है, जबकि यूरासिल में मिथाइल ग्रुप नहीं लगा होता है। सिर्फ ये फ़र्क होता है पायरामिडीन्स में, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि प्यूरीन्स जो होती हैं एडेनिन और गवानीन, ठीक है। थायमीन और जो डीएनए में होती है वो साइटोसिन और थायमीन होती है। आरएनए में पायरामिडीन्स होती हैं, वो यूरासिल और अब ये जो हमारी बेसिस होती हैं ना, इनमें बाज़ चेंजेस आती हैं, ठीक है।
मॉडिफिकेशंस होती हैं और मॉडिफिकेशंस की वजह से ये कॉमन बेसिस अनयूजुअल बेसिस में बन सकती हैं। कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? मिथाइलेशन हो सकती है, एसिटाइलेशन हो सकती है, इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर लें तो साइटोसिन है ना, जो डिफरेंट तरह की इनकी मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। इसमें मिथाइलेशन हो जाती है, एसिटाइलेशन हो जाती है और ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि ये कॉमन बेसिस होती है ना, जो साइटोसिन, यूरासिल और ये हमारे पास एडेनिन है, ये अनयूजुअल बेसिस बना देती है। साइटोसिन में एसिटाइलेशन हो जाए, ठीक है, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ये ऐड हो गया हुआ है, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया है, उसकी वजह से इस ये बन गया है एन एसिटाइल का साइटोसिन। एसिटाइलेशन हो गई N4 एसिटाइल, फोर्थ कार्बन के जो N है ना उस पर लग गया, इसलिए N4 एसिटाइलेशन हो गई। ये यूरासिल है हमारे पास, ठीक है, यूरासिल पे ये रिडक्शन हो जाएगी। इसका सेकंड, ये इन दोनों हाइड्रोजन पे ना, इन दोनों हाइड्रोजन पे एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो जाते हैं तो ये रिडक्शन हो जाती है और ये बन जाते हैं डाई हाइड्रो यूरासिल। मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए ना तो ये बन गया डाई हाइड्रो यूरासिल। इसके बाद हम एडेनिन की बात करें तो एडेनिन की मिथाइलेशन हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइलेशन कहाँ कहाँ पे होती है? N6 में ना 2 मिथाइल लग जाते हैं। ये जो N है ना लगा हुआ, ठीक है, इस N पे ना 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं और इसको हम कहते हैं N6 पे लगे हुए हैं, इसलिए हम N6 डाई मिथाइल एडेनिन बन गया, ठीक है। पहले में इसकी एसिटाइलेशन हो गई, दूसरे में इसकी रिडक्शन हो गई, ये डाई हाइड्रो यूरासिल बन गया, तीसरे में इसकी मिथाइलेशन हो गई तो ये बन गया डाई मिथाइल एडेनिन। अब 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में ना सिर्फ बेस और शुगर होती है, ठीक है, बेस और शुगर मिलके बना देती है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। बेस, ये हमारे पास बेस लगी हुई है, ये हमारे पास बेस लगी हुई है और ये उसके साथ शुगर लग गई, ठीक है, ये बेस है ये और इसके साथ शुगर लग गई, तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगर एक फॉस्फेट लग जाएगा तो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट लग जाएंगे तो डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट लग जाएंगे तो ट्राईफॉस्फेट। अब ये जो राइबोस, अब शुगर की बात मैंने बताई थी कि जो आरएनए में राइबोस शुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होती है। इनमें सिर्फ फ़र्क यही होता है कि इसका जो सेकंड है ना, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि दूसरे से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। तो ये जो डीएनए में होती है इसमें सिर्फ यही फ़र्क होता है, 2 डीऑक्सी राइबोस और ये राइबोस, इसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी प्यूरिन की सिंथेसिस।